कमला ने अपने मिट्टी के चूल्हे पर दाल चावल बनाया, साथ ही नमक और मिर्ची की चटनी भी बनाई। फिर वो अपनी बेटी जानवी से बोलती है, जानवी बेटा आजा खाना खा ले। नहीं माँ, पिताजी को आने दो, साथ में ही खाना खा लेंगे। बेटा तू तो अपने पिताजी को जानती ही है, तू उनके आने से पहले ही खाना खा ले, कम से कम तू सुकून से खाना तो खा लेगी। तभी कमला का पति किशोर शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर में आता है और कहता है, अरे कमला कहाँ गए? अरे आ गया मैं, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दे। हाँ पिताजी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। किशोर चटाई पर बैठ जाता है। तब जानवी दाल चावल और चटनी किशोर के लिए लगा देती है। ये देखकर किशोर कहता है, अरे आज तूने फिर से ये दाल चावल और मिर्ची की चटनी बना ली। कुछ अच्छा खाना नहीं बना सकती क्या तू? अच्छा खाना कहाँ से बनाऊं? कुछ काम तो करते नहीं हो आप, थोड़ी बहुत जो मजदूरी करते हो वो दारू में उड़ा देते हो। मुझसे मुंह चला रही है, ये ले अपना खाना रख ले। ऐसा कहकर किशोर खाने की थाली फेंक देता है। तब कमला गुस्सा होते हुए कहती है, शर्म नहीं आती खाना फेंकते हुए? जैसे तैसे तो मैं खाने का इंतजाम करती हूँ और वो भी तुम फेंक देते हो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सुधार नहीं होगा। ऐसा कहकर किशोर कमला को मारने लगता है। तब जानवी उसे समझाते हुए कहती है, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? मत मारिए माँ को, उनकी कोई गलती नहीं है। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने दाल चावल बनाया। तू अपनी माँ की ज्यादा तरफदारी मत कर, हट जा यहाँ से। नहीं पिताजी। अच्छा तो ये ले। ऐसा कहकर किशोर जानवी को भी मारने लगता है और फिर कहता है, तुम दोनों माँ बेटे बहुत सर पे चढ़ गए हो, निकलो मेरे घर से, अभी निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर किशोर दोनों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। कमला जानवी के साथ बाहर ही बैठी रहती है और कहती है, बेटा मेरी किस्मत में तो ये जीवन भर का दुख लिखा है, लेकिन कोई तो हो जो तुझे ब्याह कर इस घर से ले जाए और इस जुल्म से तुझे बचा ले। माँ हम गरीबों की किस्मत में भला इतना सुख कहाँ है? ये सब छोड़ो, मैं देखती हूँ अगर पिताजी सो गए होंगे तो हम घर के अंदर चलेंगे। अब जानवी अंदर झांक कर देखती है तो किशोर सो चुका होता है और वो दोनों चुपचाप घर में जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे जानवी और उसकी माँ की जिंदगी दुखों में कट रही थी। किशोर दारू पीकर अपने कमाए हुए सारे पैसे उड़ा देता था और जो थोड़ा बहुत घर में देता था उसी से कमला अपना घर चला रही थी। जानवी की एक सहेली थी जिसका नाम किरण था। किरण जानवी के मोहल्ले में ही रहती थी। वो बहुत अमीर थी और हमेशा जानवी को अपनी अमीरी और जानवी की गरीबी का ताना मारा करती थी। आज भी जानवी सब्जी लेने के लिए बाजार में आती है। वो एक ठेले पर सब्जी खरीद रही थी, तभी किरण वहाँ आती है और कहती है, अरे जानवी तो इस सस्ते ठेले से सस्ती सब्जियां क्यों खरीद रही है? मैंने तो सामने वाले मॉल से शॉपिंग की है। हाँ किरण, दरअसल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मॉल से सब्जियां खरीद सकूं, इसीलिए मैं इस सस्ते ठेले से सब्जी खरीद रही हूँ। हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तू कितनी गरीब है। वैसे ये ड्रेस देख रही है, मैंने अभी मॉल से लिया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है तुझ पर, बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तू कोई ड्रेस नहीं खरीद रही? तेरे पास तो जितने कपड़े सारे के सारे फटे हुए नजर आते हैं। यार माँ के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मुझे कोई नई ड्रेस दिला सके और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। वैसे तू तो बचपन से यही करती आ रही है, पता नहीं तू और तेरी माँ जीवन में कभी इस गरीबी से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। वैसे मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, अगर तू कहेगी तो मैं उसे लाकर दे दूंगी तुझे। अच्छा ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर किरण वहाँ से चली जाती है और जानवी बहुत दुखी होती है। अगले दिन किरण अपने कुछ पुराने कपड़े लाकर जानवी को देते हुए कहती है, जानवी मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, ये ले मैं तेरे लिए इसे ले आई हूँ। अब स्कूल की दोस्त होने के नाते इतना एहसान तो मैं तुझ पर कर ही सकती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अपनी एक दोस्त की पार्टी में जाना है। किरण ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तब कमला अपनी बेटी से कहती है, जानवी बेटा, किरण इतना कुछ कहती है लेकिन फिर भी तू चुपचाप सुन लेती, तो उसे कुछ जवाब क्यों नहीं देती? जाने दो ना माँ, जैसी भी है मेरी दोस्त है, और क्या गलत कह रही थी वो? बेटा तू देखना, एक ना एक दिन तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक तरफ जहाँ कमला अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ शांति निवास में पंडित जी प्रशांत सिंह और उनके 7 बेटों के साथ बैठकर उनके दूसरे नंबर के बेटे किशन के रिश्ते के लिए लड़कियों की फोटो दिखा रहे थे। ये देखिए श्रीमान, ये बहुत गुणी लड़की है, बहुत अच्छी भी है और बहुत पढ़ी लिखी भी है। पंडित जी, लड़की बहुत गुणी और बहुत पढ़ी लिखी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो संस्कारी हो और इस सास बिना ससुराल को संभाल ले। आप तो जानते हैं पंडित जी, मेरे 7 बेटों को छोड़कर मेरी बीवी कई साल पहले चल बसी थी, तब से मैं ही अकेला इन्हें संभाल रहा हूँ। अब बहू आ जाए तो वो सब कुछ संभाले।
उनकी बात सुनकर पंडित जी कहते हैं, श्रीमान ऐसी एक लड़की तो मेरी नजर में है। अमन अपनी सुध-बुध खोकर सड़क से भरी गाड़ियों के पास चल रहा था। एक ट्रक उसे टक्कर देने वाली होती है। इतने में हानिया नाम की मुस्लिम लड़की उसे बचाकर साइड में लाती है और प्यार से डांटते हुए कहती है, या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपको दिखाई नहीं देता? इतनी देर से ट्रक गाड़ियाँ आप पर हॉर्न बरसा रही हैं और आप अपनी ही सुध-बुध खो बैठे चल रहे हैं। जनाब, आपका ध्यान किधर है? अरे मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अगली बार से ध्यान रखना, क्या पता उस वक्त मैं ना हूँ। हाय, ये लड़की कितनी सुंदर है। इसे देखकर तो मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। क्या करूँ, कुछ पूछूं? नहीं, अभी नहीं पूछता, अभी जाने देता हूँ। अमन हानिया को देखता ही रह जाता है। उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। कुछ दिनों तक वह हानिया पर नजर रखता है और एक दिन उसका रास्ता रोककर घुटनों के बल बैठकर गुलाब लिए कहता है, वो जी देखिए, मुझे आपसे प्यार हो गया है। उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी। आपका चेहरा मुझे अपनी बंद आंखों में नजर आता है। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? सिर्फ बंद आँखों में तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई देता है, इसलिए मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती। और मेरा बुर्का देखकर समझ गए होंगे तुम, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और जहाँ तक मैंने तुम्हें समझा है तुम एक हिंदू लड़की हो। हमारा तो कोई मेल ही नहीं, फिर तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हारे घर वालों का क्या? हाँ, पहली नजर में मैंने भी तुम्हें पसंद कर लिया था, बस कह नहीं पाई। क्या सच में? अरे तुम मेरे घर वालों की टेंशन मत लो, तुम बस हाँ करो, मैं तुम्हें बहुत सुकून से रखूंगा और मना लूंगा घर वालों को। तुम बस मुझसे शादी कर लो। ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन बाद अमन हानिया से निकाह कर उसे घर ले आता है। घर के चौखट पर बबीता अपने बेटे को किसी लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर वो कहती है, बेटा, ये तेरे साथ लड़की कौन है? इतना सज धज कर क्यों आई है? माँ, ये आपकी बहू है। पहली बात तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं अचानक से शादी करके यहाँ आ गया। लेकिन आप यकीन मानिए, हानिया बहुत अच्छी लड़की है। दरअसल वो एक मुस्लिम लड़की है। क्या मुस्लिम लड़की? तू हिंदू होते हुए एक मुस्लिम लड़की से शादी करके उसे यहाँ ले आया? अरे तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे क्या? आसपास के लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। नहीं, ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं हो सकती, यहाँ नहीं रह सकती। अम्मी जान, एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए। तू चुप कर, बीच में मत बोल। मगर आपने हमें नहीं अपनाया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपका इकलौता बेटा भी आपको छोड़कर चला जाएगा, फिर आप कैसे रहेंगे? कम से कम एक मौका तो दीजिए मुझे और हानिया के रिश्ते को। ठीक है, तू इस लड़की के साथ इस घर में रह सकता है, लेकिन एक बात याद रख कि मेरी बहू कभी नहीं बन सकती है। दिल पर पत्थर रखकर बबीता दोनों का गृह प्रवेश कर घर में बुलाती है। अगले दिन उठकर वो नमाज पढ़ तस्बीह करती है। फिर हिंदू धर्म को अपनाते हुए वो साड़ी पहन अपनी सास के लिए रसोई में जब नाश्ता बनाने लगती है तो रसोई में आकर बबीता गैस बंद कर देती है और बड़ी आंखें करके उससे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पवित्र रसोई में कदम रखने की? तू मांसाहारी खाने वाली एक मुस्लिम लड़की मेरी रसोई में चली आई। अरे अकल के अपने मायके में छोड़कर आ गई है या मेरे बेटे ने तुझे ज्यादा ही शह दे दिया है? एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरी रसोई में काम करना है तो तन मन से पवित्र होना होगा। तुझे मुस्लिम आदतें, जैसे कि आज सुबह तू नमाज पढ़ रही थी और मांसाहारी खाना, ये सब छोड़ देगी सिर्फ तभी। अम्मी जान, ये कैसी शर्त है भला? मैं मांसाहारी खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ सकती। और ये कोई गलत नहीं है अम्मी जान, बल्कि इससे तो तन मन पवित्र रहता है। अगर आप यही बात मुझे आरती करने के लिए भी कहती तो भी मेरा जवाब यही होता। हानिया की बात सुनकर बबीता का मुंह बंद हो जाता है। मेरी ही पड़ोसी है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। लड़की बहुत ही संस्कारी है, अच्छी है और आपके घर को बहुत अच्छी तरह संभाल लेगी। लेकिन क्या पंडित जी? दरअसल उसका बाप शराब पीता है। पता नहीं वो अपनी बेटी की शादी आपके यहाँ करे या ना करे। पंडित जी, वो कैसे अपनी बेटी की शादी मेरे घर में करेंगे? ये चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आपके पास उस लड़की की कोई तस्वीर हो तो दिखा दीजिए। हाँ वरुण बेटा, कमला बहन ने कहा था कि कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताना। मैंने उनसे उस लड़की की तस्वीर ले ली थी, मेरे पास ही है। ये रही उसकी तस्वीर, जानवी नाम है इसका। सभी लोग जानवी की तस्वीर देखकर खुश हो जाते हैं।
सभी को जानवी बहुत पसंद आती है। तब प्रशांत कहता है, पंडित जी, लड़की तो बहुत अच्छी है, बस अब भगवान की कृपा से ये हमारे घर की बहू बन जाए। अगले दिन पंडित जी वरुण को जानवी के घर ले जाते हैं। पंडित जी वरुण को कमला और किशोर से मिलवाते हुए कहते हैं, भाई साहब, ये वरुण है, इनकी कपड़ों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इन्हीं के भाई के लिए मैं आपकी जानवी बिटिया का रिश्ता लेकर आया हूँ। वैसे तो घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बस एक ही बात है कि 7 भाई अपने पिता के साथ रहते हैं और इनकी माँ का बरसों पहले देहांत हो चुका था, इसीलिए घर में कोई औरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं बिना सास वाले ससुराल में अपनी बेटी का ब्याह कैसे कर दूं? अरे तो चुप रहे पंडित जी, ये अमीर होंगे अपने घर के, मेरा इससे कोई फायदा है? हाँ? हमारे पास तो जानवी बिटिया की शादी करने के लिए इतने पैसे ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, शादी का जो भी खर्च होगा वो हम खुद देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम लोग इतने बड़े लोग हो और हमारा ये छोटा सा घर, वो भी टूटा फूटा, हम भला यहाँ से शादी कैसे करेंगे? अगर ये घर ठीक होता तो। चाचा जी, इस घर को मैं ठीक करवा दूंगा, और हाँ, ये एडवांस 50,000 रुपए रख लीजिए। किसी चीज की कमी पड़े तो मुझे बताना। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर वरुण पंडित जी के साथ वहाँ से चला जाता है। तब कमला कहती है, कैसे बाप हैं आप? अपनी बेटी की शादी बिना सास वाले ससुराल में करने को तैयार हो गए, लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ नहीं करूंगी। अरे तो चुप रह, तू होती कौन है ये फैसला करने वाली कि जानवी की शादी कहाँ होगी? और तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, जानवी की शादी उसी घर में होगी। जानवी भी वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी करती भी तो क्या। जल्दी शादी की तैयारी होने लगती है और कुछ ही दिनों में जानवी की किशन से धूमधाम से शादी हो जाती है। विदाई के समय जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे पिताजी से इतना डर लगता है, फिर वहाँ तो इतने सारे लोग हैं और यहाँ तो सपोर्ट के लिए आप हो, लेकिन वहाँ तो सपोर्ट के लिए मेरी सास भी नहीं है। मैं भला वहाँ कैसे रहूंगी? जानवी बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करती है? जरूरी तो नहीं कि तेरे पिताजी अगर ऐसे हैं तो सभी लोग ऐसे ही हों। तू खुशी खुशी जा। अगर तू खुश नहीं रहेगी तो मैं तुझे वापस ले आऊंगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर जानवी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अब वो गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। जल्दी वो अपने ससुराल आ जाती है। जैसे वो कार से नीचे उतरती है और दरवाजे पर पहुंचती है तो उसके 5 देवर और एक जेठ देव दरवाजे पर खड़े होते हैं। तभी नीलेश जानवी से कहता है, आ जाओ, हमारे घर में आपका स्वागत है। अगर आपकी नंद होती तो वो आपका गृह प्रवेश करवाकर आपसे कुछ नेक लेती, लेकिन नंद नहीं है तो क्या हुआ, हम देवर है ना। चलिए, गृह प्रवेश से पहले हमें नेक दे दीजिए। जानवी डर जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं इन लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। तभी जानवी के पीछे खड़े हुए जानवी के ससुर जानवी को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, ये लो बहू, अपने देवर को दरवाजा रुकाई दे दो। वो अपने ससुर से पैसे ले लेती है और अपने सभी देवर को थोड़े थोड़े पैसे बांट देती है। फिर नयन उसकी आरती उतारता है और जानवी का गृह प्रवेश करती है। तब नयन कहता है, देख लो भाभी, ये है हमारा घर। आओ भाभी, मैं आपको घर दिखाता हूँ। देख नयन, तू सबसे छोटा होने का फायदा मत उठा। भाभी को घर मैं दिखाऊंगा। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। बहू का घर में आज पहला दिन है, आज उसे आराम करने दो। बाकी की बातें तुम दोनों कल करना। जाओ जानवी बेटा, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। अब जानवी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जानवी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर रसोई में आती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं सभी लोगों के लिए क्या खाना बनाऊं? आज तक तो मैंने कभी इतने लोगों का खाना बनाया ही नहीं। घर में तो माँ ही खाना बना लिया करती थी। अगर मेरी सास होती तो मुझे बताती कि किसको क्या पसंद है और मैं क्या बनाऊं। तभी जानवी का जेठ रमन वहां आता है। उसे देखकर जानवी थोड़ा घूंघट कर लेती है। तब रमन कहता है, जानवी, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी सास होती तो वो तुमसे चूल्हा पूजन करवाती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सास नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा भाई तो हूँ। ये लो, मैं पूजा